हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या क्या होती है पाइथन में। सबसे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट समझ जाते हैं कि वो क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट वो होता है जिसमें आप बहुत सारी कंडीशंस देते हैं और उनके सही होने पर एक काम होता है और गलत होने पर दूसरा काम होता है। जैसे हम शर्त लगाते हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ में हम शर्त लगाते हैं तो शर्त में हम एक बात बोल देते हैं कि ये तो होगी ही सही। उसके अलावा फिर हम दो रिजल्ट डिसाइड करते हैं कि यदि हम शर्त जीते तो क्या होगा और शर्त हारे तो क्या होगा। वही होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पर हम कोई एक स्टेटमेंट लिख देंगे और ये मानेंगे कि अगर वो सही हुई तो ये एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए और गलत हुई तो ये परफॉर्म होनी चाहिए। सपोज करिए कि आप अगर किसी को वोट डलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंडीशनल क्या स्टेटमेंट रखेंगे। कंडीशन आप रखेंगे कि अगर ये 18 से बड़ा है तो हम चेक करेंगे कि ये 18 से बड़ा है। मान लीजिए मैंने शर्त लगाई कि ये 18 के साल से बड़ा ही है, तो अगर वो बड़ा हुआ तो मैं शर्त जीत जाऊंगा और वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है। अगर वो नहीं हुआ तो मैं शर्त हार जाऊंगा और वो वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है। यही होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें तीन चीजें मेन होती है। पहली चीज आती है इफ, दूसरी आती है एल्स और तीसरी आती है एलिफ। ये तीन चीजें हम इसमें पढ़ने वाले इस लेक्चर में क्या क्या होती है उसे हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट का बहुत सीधा सा एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि सपोज करिए मैंने ए के अंदर वैल्यू डाली 14। अब मैंने जो अभी वोटिंग का एग्जांपल दिया था उसे हम यूज करते हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा इफ। इफ मतलब होता है यदि या अगर। आप अगर बोलना चाहते हैं तो इफ का यूज करेंगे। तो मैं यहां पर चेक करना चाहता हूं कि क्या ए वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो अगर ए बड़ा या बराबर हुआ 18 के, अगर ये हुआ है तो फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलन और एंटर करेंगे। अपने आप उसने चार स्पेस छोड़ दिए हैं क्योंकि जब भी आप ये कॉलन लगाते हैं उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आपको चार स्पेस छोड़कर लिखना होता है। तो जो भी चीज आप चार स्पेस जब आप दे देंगे उसके बाद लिखेंगे वो इस इफ के अंदर काउंट होगा। यदि आपने बिना चार स्पेस दिए लिख दिया तो फिर वो इफ के अंदर काउंट नहीं होगा, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट बन जाएगा। तो हम यहाँ चार स्पेस छोड़कर लिखते हैं। आप भी इस इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर करवा देते हैं प्रिंट एलिजिबल। मतलब अगर वो 18 से इफ अगर वो 18 से बड़ा या बराबर है तो वो एलिजिबल है। नहीं है कुछ और हुआ, मान लीजिए 18 से बड़ा नहीं है या बराबर नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हुआ तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं अन्यथा या वरना, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर एल्स में। इसको आपको बिना इंडेंट के देना है, मतलब कोई स्पेस आगे नहीं छोड़ना है क्योंकि ये इफ के बाहर का भाग है। इफ के अंदर ही हमको देना होता तो हम इंडेंट छोड़कर लिखते, लेकिन ये चूंकि एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इफ के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो इसको बिना स्पेस दिए लिखेंगे एल्स। फिर से कॉलन लगाएंगे, उसके बाद चार स्पेस छोड़कर लिखेंगे क्योंकि एल्स के अंदर हमको कोई चीज दिखानी है। तो हम लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पर लिख देंगे नॉट एलिजिबल। ये हो गया हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम। तो अब कंप्यूटर क्या चेक करेगा, कंप्यूटर पहले ए की वैल्यू लेगा फिर चेक करेगा कि अगर ए 18 से बड़ा या बराबर है तो एलिजिबल और अन्यथा नॉट एलिजिबल। अब इसे रन करते हैं। जैसे हमने इसे रन करा है यहाँ पर लिखा हुआ आया है नॉट एलिजिबल, मींस ए जो है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी जगह यदि 19 डाल देते हम 19 और फिर इसे रन करते तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर आंसर आएगा आपका एलिजिबल, क्योंकि अब इफ जो है वो सही निकल गया तो प्रोग्राम यहीं पर ही रन होके समाप्त हो गया। अन्यथा यानी कि एल्स पर वो गया ही नहीं। आप ऐसे कोई सी भी कंडीशन चेक करवा सकते हैं जो आपको लगती है, जो भी आपको पसंद आता है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि नहीं हमारे पास और भी कंडीशन देने की क्षमता है या फिर और कंडीशन देने का स्कोप है, सपोज करिए कि आप ये चाहते हैं कि नहीं चलिए 18 से बड़ा नहीं है तो एलिजिबल, ओके। बट अगर आप यहाँ पर और कंडीशन देना चाहते हैं कि नहीं 18 से बड़ा है तो एलिजिबल और उसके अलावा और भी कुछ चेक करवाना है, डायरेक्ट एल्स नहीं देना है कि चलिए 14 से 18 हुआ तो सून टू बी एलिजिबल, मीन्स
अगर वो 14 से कम ही हो गया तो नॉट एलिजिबल, लेकिन 18 से बड़ा है या बराबर है तो एलिजिबल। 14 से 18 के बीच में होगा नॉ सून टू बी एलिजिबल, और उसके अलावा नॉट एलिजिबल। तो मतलब आपको एक कंडीशन सही है तो ठीक, और नहीं है तो आपको एक और कंडीशन चेक करवानी है। तो फिर यूज आता है आपका एलिफ। एलिफ असल में होता है एल्स और इफ, इन दोनों से मिलकर बना है एलिफ। तो यहां पर हम एलिफ को लिखेंगे और एक और कंडीशन चेक करवाएंगे। इसमें हम लिख देंगे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अगर वो 14 से बड़ा या बराबर है तो हम यहाँ लिख देते हैं soon to be eligible। मीन्स अगर वो 18 से बड़ा है तो एलिजिबल, नहीं है तो फिर चेक करेंगे चलिए 14 से बड़ा है क्या, अगर है तो soon to be eligible। और अगर कुछ भी नहीं है दोनों में से तो फिर हम लिखेंगे एल्स, और फिर हम हमारी जो लाइन थी वो रिपीट कर देंगे, नॉट एलिजिबल। मीन्स अगर वो 18 से बड़ा है तो एलिजिबल, अगर वो 18 से बड़ा नहीं है बट 14 से बड़ा है तो सून टू बी एलिजिबल, और एल्स यानी कि वो कुछ भी नहीं है इन दोनों में से तो फिर नॉट एलिजिबल। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं 15। अब हम इसे रन करके देखेंगे। यहाँ पर एक एरर बता रहा है क्योंकि अनडिफाइंड नेम प्रिंट बता रहा है, क्योंकि बाकी सब में प्रिंट स्मॉल लेटर्स में था, यहाँ पर पी कैपिटल लेटर में है जिसके कारण ये एरर आ रही है। इसे हम स्मॉल कर देते हैं, फिर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अभी ये देखेगा कि ये हमारी जो वैल्यू है वो है 15। तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आएगा सून टू बी एलिजिबल। सून टू बी एलिजिबल का ये मतलब है कि पहले उसने देखा कि क्या हमारी जो वैल्यू वो 18 से बड़ी है क्या, अगर है तो वो प्रिंट कर देता एलिजिबल। परंतु उसे ये कंडीशन गलत लगी तो फिर वो नेक्स्ट पर गया एल्स इफ। तो फिर से एक और कंडीशन चेक हुई, क्या 14 से बड़ा या बराबर है क्या, तो उसने देखा 15, हाँ है 14 से बड़ा या बराबर, तो उसने ये आंसर प्रिंट कर दिया। लेकिन इन केस अगर ये भी नहीं होता तो फिर एल्स पर जाता और जो लास्ट में दिया गया वही उसी से वो काम चला लेता। अब सपोज करिए कि यहाँ पर अगर मैंने दिया है 13, अब वो देखेगा क्या 18 से बड़ा है क्या, अगर है तो एलिजिबल, नहीं है तो फिर वो चेक करेगा वापस से कि चलो 14 से बड़ा है क्या, नहीं है अगर होता तो सून टू बी एलिजिबल, और नहीं है तो फिर वो देखेगा एल्स। जब कुछ सही नहीं है तो फिर एल्स चलता है एंड में। एल्स एक तरह से आपका बैकअप प्लान होता है, जब सारी चीजें फेल हो जाएगी तो एल्स चलता है। तो प्रिंट में आ जाएगा नॉट एलिजिबल। तो जैसे हम इसे रन करेंगे हमारा जो आंसर है वो आएगा नॉट एलिजिबल, क्योंकि सारी कंडीशन दी हुई गलत हो गई है। तो जो बचता है वो एल्स होता है, और एल्स को यहाँ पर आंसर में दे दिया गया है। इसी जगह यदि आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने हाथ से कोई रैंडम वैल्यू डलवा सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा इनपुट, इंटीजर लिखना पड़ेगा पहले, क्योंकि आप इंटीजर वैल्यू डलवा रहे हैं। उसके अंदर आपको लिखना होगा इनपुट एंटर अ नंबर। अब इसे हम रन करेंगे। जैसे हमने रन करा है तो हमारे जो आउटपुट है वहां पर आपसे एक नंबर मांगा जा रहा है, कोई सा भी नंबर आप एंटर करवा सकते हैं। मैंने कर दिया 25। अगर मैंने 25 करा है तो आंसर आया एलिजिबल, क्योंकि मैंने 25 को जब डाला था तो कंप्यूटर ने चेक करा कि 18 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो आंसर उसने एलिजिबल दे दिया कंडीशन को सही मानकर। ऐसे ही आप और भी इसको रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे ये काम करेगा। अगर हमने डाल दिया 17 तो आ गया सून टू बी एलिजिबल। मीन्स वो 18 से बड़ा तो नहीं है बट वो 14 से बड़ा जरूर है। तो इसमें आ जाएगा आंसर सून टू बी एलिजिबल। ऐसे आप कोई सा भी रिजल्ट भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने एक नंबर डलवाया है वैसे आप मल्टीपल नंबर डलवा सकते हैं। मान लीजिए 4 सब्जेक्ट है मेरे, तो मैंने यहाँ पर चारों के लिए नए वेरिएबल बना लिए। इन्हें मैं दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। और यहाँ पर हम लिख देते हैं
हिंदी, यहाँ पर हम लिख देते हैं इंग्लिश, और यहाँ हम लिख देते हैं मैथ्स, और यहाँ हम लिख देते हैं साइंस। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करवाएंगे सभी सब्जेक्ट के नंबर और उसे प्रिंट करवा लेंगे। अ, अगर हमने बोला एक नया वेरिएबल लेकर टी, और टी के अंदर हमने सभी को प्लस करवा दिया। अब हम देखेंगे इफ सपोज करिए हम परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, p इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 400। इफ, अब यहाँ परसेंटेज चेक करवाते हैं कि ये व्यक्ति फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है या सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन या फिर ये फेल हो गया है। तो उसके लिए हम देखेंगे इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब अगर p 60 से बड़ा हुआ, अगर हुआ तो हम प्रिंट करवा देंगे फर्स्ट डिवीजन। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसे हम सही करेंगे धीरे धीरे। अब हम चेक करवाएंगे एलिफ, मींस अगर ये 60 से बड़ा नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या ये 45 से बड़ा है क्या, 45 से ग्रेटर है क्या। अगर है तो सेकंड डिवीजन, फिर आएगा 33 से बड़ा है क्या, फिर आएगा थर्ड डिवीजन, और अगर किसी से भी बड़ा नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल्स। यहाँ पर सॉरी मैं एलिफ नहीं करा मैंने, एलिफ, और यहाँ पर हम लिख देंगे एल्स, और फिर एल्स में लिख देंगे फेल। मींस वो चेक करेगा कि ये जो परसेंटेज निकला है जो पी के अंदर गया है, क्या वो परसेंटेज 60 से बड़ा आया है, 60 से ग्रेटर आया है। अगर आया है तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट हो जाएगा, नहीं आया है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, चलो 45 से बड़ा है क्या, अगर है तो सेकंड डिवीजन, और फिर ये भी चेक नहीं हुआ, मान लीजिए ये भी गलत हो गया, तो फिर 33 से बड़ा चेक करा जाएगा, चलिए 60 से बड़ा नहीं है, 45 से बड़ा नहीं है, तो 33 से बड़ा होगा, अगर है तो थर्ड डिवीजन। अब सभी कंडीशन फेल हो गई, ना वो 60 से बड़ा है, ना 45 से, ना 33 से। अब 33 से जो बड़ा नहीं होता है फिर उसे हम बोल देते हैं एल्स फेल, मतलब अगर कोई सी भी कंडीशन सही नहीं हो तो फिर एंड में आप फेल प्रिंट करवा देंगे। अब इसे हम रन करते हैं। ये हमसे 4 वैल्यू मांगेगा यहाँ पर, जिसे हम डाल देते हैं। हिंदी के नंबर हमने डाल दिए मान लीजिए 45, इंग्लिश के भी डाल दिए 45, मैथ्स के भी डाल दिए 45, और साइंस के डाल देते हैं सपोज करिए 0, और देखते हैं फिर इसे रन करके। आंसर आया थर्ड डिवीजन, क्योंकि इसका जो पी है वो हो सकता है कि थर्ड डिवीजन के क्राइटेरिया में गया हो। प्रिंट करवा के देख लेते हैं पी को भी, ताकि हमें पता चलता रहे कि वैल्यू क्या आई है। अब हम इसे रन करते हैं फिर से। यहाँ पर हम देख लेते हैं 45 45 45 0। अब हम देखेंगे हमारे परसेंटेज बने 33.75, और मैंने कई यहाँ पर कहा ही था कि 33 से बड़ा या बराबर हो, तो बड़ा ही है, ऑब्वियस सी बात है, 0.75 बड़ा है वो 33 से, इसलिए आंसर आ गया थर्ड डिवीजन। फिर से इसे रन करते हैं, और यहाँ पर अब हम पर्पसली नंबर 32 डालते हैं सबके, ताकि परसेंटेज बनेंगे 32। जैसे 32 बने आंसर आ गया आपका फेल। इसी जगह यदि आप 59 डालते हैं और देखते हैं, सॉरी 59, और अब हमने प्रिंट करा तो अब आया सेकेंड डिवीजन, क्योंकि 59 जो होता है वो सेकेंड डिवीजन में फॉल करेगा, वो ना 60 है ना 60 से बड़ा है, इसीलिए वो 69 में 59 में जाएगा और उसको सेकेंड डिवीजन माना जाएगा। तो ये था आपका कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में एक लेक्चर, जिसमें आपको मैंने इफ, एलिफ
और एल्स का काम बताया है और उसे कैसे हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं वो देखा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप देख पाएं। थैंक यू।